साथ विनय कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार जुड़े हुए हैं दिल्ली स्टूडियो में। हम इस पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन विनय जी आपका पहला कमेंट इस पूरे अजय ने जो डिटेल में बताया कि जो सरकार पे खर्च पड़ेगा और जो वेतन में जो बढ़ोतरी, एक नया बेंचमार्क जो स्थापित होगा, आपका पहला कमेंट क्या है इस बारे में? मैं समझता हूँ कि जैसे सबसे सिग्निफिकेंट कमेंट तो इसमें मेरे को लगा जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जीडीपी का 0.65% होगा। तो ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ये बढ़कर कहीं 1% के आसपास ना हो जाए, तो जो करंट डेफिसिट है 3.9% का, तो वो और ज़्यादा बढ़ता जाए, क्योंकि जो एम है बजट में, जब एम होता है कि कम से कम इस 3.9 को कम करके इसको 3 पे लाया जाए, 3.5 पर लाया जाए, 3.7, फिर 3.5 और 3, ये करने में वित्त मंत्री को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और फिर इससे जुड़ी अनेक चीज़ें, जैसे राज्य सरकारों ने जो कहा था, एक जो पता चला था मुझे कि राज्य सरकारों के जो व्यूज़ लिए गए थे, इसमें रिस्पांस जो थे, उसमें राज्य सरकारों ने ये भी कहा है कि अगर हमें 7th पे कमीशन के बराबर की सैलरीज देनी पड़े अपने कर्मचारियों को, तो हमें 100% सेंट्रल असिस्टेंस चाहिए, जैसे वेस्ट बंगाल ने कहा। और गुजरात ने जो पिछले साल कहा था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, कि गुजरात में इसका खर्चा 28,000 करोड़ रुपए का बिल था, जो बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गुजरात ने साफ तौर पर कहा कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अगर की जाए इसमें वेतनों में केंद्रीय कर्मचारियों के, तो ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाते हैं, तो जिससे कि सरकार के कर्मचारियों की संख्या कम होने लगती है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि इससे जो बैलेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का विस प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ का, वो गड़बड़ा जाता है। और फिर एक मार्केट सेंटीमेंट भी ये हो जाता है कि इतने सारा सैलरी बिल अगर हो जाएगा सरकार का यूनियन बजट में, जैसे जेटली जी ने ये भरोसा जताया है कि इससे कोई अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी नहीं। और 10 साल बाद जिस तरह की बढ़ोतरी की गई है, मैं समझता हूँ मॉडरेट इंक्रीज है, और इतना तो 10 साल के बाद होना चाहिए। और जिस तरह से बेसिक पे पर किया गया, और फिर टोटल जो पड़ेगा 23%, अगर पिछले वेतन आयोग को देखें तो उसमें 35% के आसपास वृद्धि थी। तो बहुत सारे राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। बिहार ने भी कहा है, वेस्ट बंगाल ने कहा हमें कई राज्यों ने 50% सेंट्रल असिस्टेंस दीजिए, और वेस्ट बंगाल ने तो कहा है कि हमको अपना वेतन आयोग फिर खुद बनाना पड़ेगा अगर इसकी सिफारिशें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हुई तो। जी। और इस वक्त हमारे साथ बीके चतुर्वेदी जी जो कि फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला कमेंट क्या है? ये पूरी रिपोर्ट जो आई उस पर आप संतुष्ट हैं? जैसे कि विनय कुमार जी यहाँ कह रहे थे कि भाई ये जो रिपोर्ट कुल मिलाकर आई, जो सिफारिशें आई हैं, उससे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था पर भी बहुत भार नहीं पड़ने वाला और सरकारी मुलाजिम भी खुश होंगे। आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल विनय कुमार जी से मैं सहमत हूँ। ये बहुत बैलेंस्ड रिपोर्ट है, क्योंकि सरकार ने पहले ही डीए को 100% न्यूट्रलाइज कर दिया था, तो इसलिए अब उसके बाद अभी तक जो इसमें बढ़ोतरी होती थी वो डीए को मर्ज करके, और उसके अलावा पे स्केल में बढ़ोतरी होती थी, तो उस दृष्टि से अच्छा है। उन्होंने चूँकि इसमें कोई पे स्केल्स में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं संभव था, तो उन्होंने अलाउंसेस को बढ़ाया है, और वही देखते हुए बढ़ाया है कि क्या आवश्यकता है। तीसरी चीज़ ये कि जो फिस्कल के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे, वो फ़र्क हमें अभी देखना होगा कि कैसे हम उसको पूरा करें, क्योंकि हमें अभी रेवेन्यूज़ में बॉयंसी उतनी अच्छी नहीं रही है। और ख़ासकर जो मुख्य समस्या आएगी वो स्टेट्स की आएगी, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जैसे ही सेंटर में होता है तो स्टेट्स भी आती हैं, तो हमें इसको देखना होगा कि कैसे हम स्टेट्स की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जाहिर तौर पर राज्यों की समस्याओं को देखना पड़ेगा, वो कैसे सुलझाते हैं। आप बने रहिएगा चतुर्वेदी साहब, हम आपके पास लौटेंगे। विनय कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम इस विषय पर साथ साथ जो हम अब रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बात आज हमें सिर्फ आपका कितना आपको अलाउंसेस मिलता है, वेतन मिलता है, बात उसकी नहीं, बात जिम्मेदारियों की भी हमें करनी है। तो इसलिए रिपोर्ट देख लेते हैं। फाइल नहीं, लाइफ से जुड़ी है। युवा आईएएस अधिकारियों को पहले 10 साल की सर्विस के लिए
ये मंत्र दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 2013 बैच के युवा IAS अधिकारियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। दरअसल ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने ट्रेनिंग के बाद 3 महीने तक केंद्र के कई अहम विभागों में काम किया और अब इन अधिकारियों की राज्यों में नियुक्ति होगी। प्रधानमंत्री ने इन अधिकारियों से आह्वान किया कि वो सीखने के लिए जमीनी स्तर पर किसानों और गरीबों के बीच काम करें। ये पहली बार है जब युवा IAS अधिकारियों को अपनी पहली ही पोस्टिंग में ही केंद्र के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिला है। यही नहीं, उन्हें पहली बार प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद करने का मौका भी मिला। साल 2013 बैच के इन युवा IAS अधिकारियों ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 3 महीने केंद्र सरकार के कई अहम विभागों में महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पर काम किया है। PM ने युवा अधिकारियों को मंत्र देते हुए कहा कि सीखने के लिए जमीनी स्तर पर किसानों और गरीबों के बीच काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने काम को उत्साह, प्रेरणा और ईमानदारी से करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को बदलाव लाने के लिए चुनौती देते हुए कहा कि उनकी सेवा के पहले 10 साल सबसे अहम हैं। जो कुछ भी नया कर पाओगे, जो कुछ भी नया सीख पाओगे, जो भी प्रयोग करोगे, वो 10 साल का ही आपके पास है। बाकी तो आप हैं, फाइल हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये 10 साल वो नहीं है। आप ये 10 साल फाइल नहीं, लाइफ से जुड़ते हैं। और इसलिए ये 10 साल का जो मैक्सिमम उपयोग करेगा, उसका फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि बाकी के 20-25 साल वो बहुत कंट्रीब्यूट कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने युवा IAS अधिकारियों को बदलाव लाने का मंत्र भी दिया। युवा अधिकारियों को PM मोदी ने पुराने अधिकारियों के अनुभवों से सीख लेने की नसीहत दी, तो साथ ही समाज के साथ लगातार संवाद कायम करने पर भी जोर दिया। हम इलेक्टेड बॉडी के द्वारा ही समाज से जुड़े, ये आवश्यक नहीं है। हम सीधे सीधे संवाद करें, नागरिकों के साथ सीधा संवाद करें। आप देखिए, इतनी ताकत बढ़ जाएगी, आपको इतनी मदद मिलेगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इस मौके पर युवा अधिकारियों ने सरकार को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर PM के सामने सुझाव और प्रेजेंटेशन भी दिए। लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है कि आपने पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिला है। How the way central government looks at the country, the way it coordinates with the state governments. So it was a wonderful experience on the whole. परंपरागत तौर पर नए IAS अधिकारियों को ट्रेनिंग के बाद अपने कैडर वाले राज्यों में भेज दिया जाता था। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर पहली बार साल 2013 बैच के 169 अधिकारियों को 3 महीने केंद्र में काम करने का मौका मिला है। आधे से ज़्यादा IAS अधिकारी केंद्र में किसी भी तरह की प्रतिनियुक्ति पर आने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। साल 2013 बैच के IAS अधिकारियों को सीधे केंद्र में पहली नियुक्ति का मौका मिला। ऐसे में न सिर्फ उनकी ये समझ विकसित हुई कि केंद्र में उनके जिले या राज्य से संबंधित काम कैसे हो सकते हैं, बल्कि इस बात की भी उनको जानकारी हुई कि स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय लक्ष्यों और राष्ट्रीय समझ के हिसाब से कैसे सुलझाया जाए। कैमरा पर्सन अनिल खन्ना के साथ सुधाकर दास, DD न्यूज़, दिल्ली। और पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी BK चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी साहब, वेतन और भत्तों की तो बात हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो मंत्र दिया आज कि फाइल नहीं लाइफ से जुड़ी है, पहले 10 साल जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, कैसे कहेंगे आप? आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है, आप कैसे देखते हैं इस मंत्र को? नहीं, मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही वो बहुत मूल बात है, क्योंकि प्रथम 10 वर्ष होते हैं, इसमें वे SDM होते हैं, ज़िला परिषद के कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ज़िला मजिस्ट्रेट होते हैं और कलेक्टर्स अपने गांव में जाते हैं, और भी वो जो ज़मीन से, गांव से, गरीब लोगों से जो चीज़ें संबंधित होती हैं उनसे वो संबंधित होते हैं, उनके कार्यक्रमों को देखते हैं, उनमें क्या कमियां हैं उनसे वे वाकिफ़ होते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि इस समय का वे अच्छी तरह सदुपयोग करें और अच्छी जानकारी लें, क्योंकि इसका जो है फिर वो प्रयोग फिर बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं जब अपने और अधिक वरिष्ठ होते हैं, तो कैसे लोगों की आवश्यकताएं थी, कैसे उनका अनुभव है और कैसे उसका हम लोग उनको सुलझा सकते हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो पहले 10 वर्ष में ही ये सब होता है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो इसके ऊपर जो महत्व दिया वो बहुत आवश्यक है। और जो दूसरी बात भी उन्होंने सही कही कि ये भारत में ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो गरीब हैं और जो लोगों से इनपुट लेते हैं,
बाहर के लोगों से, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिशियंस के साथ ही, इसके अलावा सीधे लोगों से जो मिलते हैं, उनसे अपनी समस्याओं के बारे में जो बात करते हैं, वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे पता लगता है कि क्या लोगों की समस्याएं हैं, क्या उनको हमें कहाँ पर उनको चुभ रही हैं चीज़ें, और कहाँ पर हमारा जो प्रशासन है वो ठीक कार्य नहीं कर रहा है। तो अगर वो सीधे लोगों से मिलते हैं तो उसके पश्चात वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोनों ही बातें उन्होंने कही वो बहुत अच्छी हैं और बहुत सही हैं, और मेरे विचार से जो उन्होंने इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी की भी बात कही है वो भी बहुत आवश्यक है। तीनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक है, और मुझे आशा है कि ये जो नए अधिकारी हैं, जो नया प्रयोग किया गया है जिसमें कि ये भारत सरकार में आए हैं, इससे उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। चतुर्वेदी साहब, बहुत संक्षेप में आपसे एक आखिरी बात ये भी जानना चाहता हूँ मैं पे कमीशन के संदर्भ में, क्योंकि अभी हमने मुलाजिमों की बात की, पर अगर आम लोगों के हिसाब से बात करें, बहुत से आम लोग ये समझते नहीं कि एक तरह का प्रशासनिक मैकेनिज्म है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, पे कमीशन आती है 10 साल बाद आती है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है अरे सरकारी कर्मचारियों को इतना दे दिया गया, इतना भार पड़ेगा। कैसे देखेंगे इस पूरे मैकेनिज्म के बारे में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सरकारी कर्मचारियों के बारे में स्थिति ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे भारत की पर कैपिटा आय में वृद्धि होती है, तो उसका कुछ भाग जो है वो सारे जो उसके लोग हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स, उन सबको जाता है। तो भारत की पर कैपिटा इनकम में 2007 से 8 से ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, 1.5-2 गुना हमारी पर कैपिटा इनकम से वृद्धि हुई है। महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, जो चीज़ें, जो उनके अलाउंसेस की आवश्यकताएं थी वो बढ़ी हैं, बच्चों की शिक्षा की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। तो ये आवश्यक है कि हम लोग अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको ऐसा रखें कि वो उसकी तनख्वाहें ठीक प्रकार से रहें। वरना क्या होता है कि अगर हम लोग उनको बहुत कम तनख्वाह देते हैं तो हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कि जो लोगों को, उसमें से जो काफ़ी लोग गलत प्रकार के हैं, लोगों को परेशान करके और उनसे करप्शन के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं। तो इस प्रकार से जो हम लोग करते हैं, तनख्वाहें देते हैं, उससे इसमें डेफिनेटली कमी आएगी। एक मैं आपको उदाहरण दूं, सिंगापुर में जो उन्होंने किया था कि उन्होंने कहा कि हम तनख्वाहें तो बहुत बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर करप्शन हम नहीं टॉलरेट करेंगे। तो ऐसी चीज़ आवश्यक है कि तनख्वाहें ऐसी होनी चाहिए कि धीरे धीरे इसका कोई करप्शन भी टॉलरेट नहीं हो और तनख्वाहें भी ऐसी हो कि जिसमें लोग अच्छे प्रकार से रह सकें। तो ये तो एक प्रति 10 वर्ष का जो डीए में, जो डीएनएस में चेंजेस हुए हैं और जो पर कैपिटा इनकम में चेंजेस हुए हैं, उसको रिफ्लेक्ट करता है। मेरे विचार से इस चीज़ों को हम लोगों को साफ साफ कहना चाहिए, और इसको ये और भी जाके प्राइवेट सेक्टर में भी जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी लोग अपने आप को इसी तरह परिवर्तित करते रहते हैं हमेशा से। बिल्कुल, और कल ही प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में, सीबीआई के कार्यक्रम में कहा था कि करप्शन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा, और पिछले कुछ समय में करीब 40 से ज़्यादा जो बड़े सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। संक्षेप में विनय कुमार जी, आपसे मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। ये बैलेंस है जो हमने आज की स्टोरी दिखाई, और दोनों बड़ी स्टोरी, एक बैलेंस है सरकारी जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, एक तरफ वेतनमान है, दूसरी तरफ हम प्रधानमंत्री ने जो कहा, एक बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। आपकी जिम्मेदारी क्या है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, और ये सरकार तो शुरू से कहती रही है, नई सरकार जो एनडीए की आई है, कि प्रोडक्टिविटी और आउटपुट की क्वालिटी जो है इससे भी लिंक होना चाहिए। और ये कमेंट्स कई सारे राज्य सरकारों ने भी दिए थे सेंट्रल पे कमीशन को, कि जब आप सैलरी स्ट्रक्चर देखें तो ये भी देखें कि किस आउटपुट की क्वालिटी क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। तो दोनों चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए, अगर बहुत ज़्यादा रेजेस मिलती हैं 30%, 40%, 50%, तो आपको काम भी उतना ज़्यादा दिखाना पड़ता है। और जो बर्नआउट हम देख रहे थे अमेरिका में, आपने देखा होगा 2-3 किस्से हुए जिसमें एक भारतीय मूल के भी यंग लड़के की मौत हो गई उसमें। तो इस तरह के बर्नआउट ना हो, लोग अपना काम एंजॉय करें। जैसे प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 10 साल बहुत ज़रूरी हैं, और पहली बार इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं समझता हूँ अच्छा एक स्टेप है, रिफॉर्मेटिव स्टेप है, कि यहाँ आके बजाय ये देखना कि राज्य सरकार में बैठ के कि दिल्ली में कौन क्या इसके ऊपर निर्णय ले रहा होगा, कैसे चलेगा, समझ लेना कि कैसे सब कुछ तो 3 महीने में कम से कम सेंटर में क्या होता है, केंद्र में, वो समझ लेना। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, आपने पॉइंट आउट किया कि सीबीआई के सम्मेलन में भी कहा था, आज वहीं पर जो एमओएस है पीएमओ में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी कहा कि
हम ये चाहते हैं कि पूरा सेफगार्ड हो, प्रोटेक्शन हो सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने के लिए, और सरकार उनको प्रोटेक्ट भी करे, मगर काम पूरी ईमानदारी से होना चाहिए और करप्शन की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई टॉलरेट नहीं करेगी, और इस तरह होना चाहिए कि इनकरप्टिबल ऑफिसर हो। ये एमओएस ने खुद राज्य मंत्री ने इस तरह के विचार आज व्यक्त किए। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे अगर इस तरह के बदलाव की तरफ हम जाएंगे तो एक अच्छा रिफॉर्मेटिव मैसेज जो है, संदेश जो प्रधानमंत्री ने दिया है, वो जमीनी तौर पर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। और बहुत सारे लोग सरकारी कर्मचारी इस बात से भी परेशान थे कि बायोमेट्रिक आने के बाद उनको समय की पाबंदी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन वो जो शिकायतें थी, कम से कम आज पे कमीशन आया, जब आपके समय की पाबंदी है, काम आप खूब जमकर कर रहे हैं, तो फिर ये पे कमीशन भी आपका हक बनता है। ये भी याद हो अशोक जी, जब प्रधानमंत्री ने शुरू में भी कहा था अपने पहले 15 अगस्त के एड्रेस में कि ये क्या खबर है कि सरकारी कर्मचारी समय पर आ रहे हैं, आना ही चाहिए, वो तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, और बीके चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।